In this part of lecture, we will discuss about the चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई देखो सी का इफेक्ट, सी पे के का इफेक्ट तो हमने देख लिया, पैरेलल में रखो, 3 रखो, 4 रखो, स्पेस को डिवाइड करो एरिया में या फिर डिस्टेंस पे, सब पढ़ा हमने। अब वो चार्ज कैसे डिवाइड होता है वो हम देखेंगे, बड़ा बढ़िया सी चीज़ है। इस पार्ट पे हम इसी पे चर्चा करेंगे कि चार्ज कैसे डिवाइड होगा। तो भाई सिंपल सा डिस्कशन था। आपने यहाँ पे एक कैप्सर लिया, ये कैप्सर जो बच्चे आपने लिया था इस पर आपने प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज दिया, एरिया ए ले लिया। चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी। क्लियर? अब आप स्पेस में यहाँ पे बीच वाली स्पेस में कुछ स्पेस 2/3 स्पेस में k इक्वल टू 3, 2/3 वॉल्यूम है, ये पूरा 3D है बच्चे, और 1/3 वॉल्यूम में k इक्वल टू 2 भर देते हैं। अब आपको दोनों डायइलेक्ट्रिक्स की सरफेस पे कितना इंड्यूस चार्ज होगा वो बताना है। डेल्टा वी बिटवीन प्लेट्स बताइए कितना होगा। तो मैंने क्या किया कि जो प्लेट्स ली थी उन पे आपने चार्ज कितना दिया था, क्यू। डायइलेक्ट्रिक डालने से पहले चार्ज यूनिफॉर्म होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए, क्योंकि ये क्यू चार्ज ए एरिया पे डिवाइड होगा। अब जैसे आप यहाँ पे बीच में दो प्लेट्स डालते हो, डायइलेक्ट्रिक डालते हो, तो एक तरीके से ये जो चार्ज आपने क्यू दिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला कैप्सर Q1 चार्ज लेगा, सेकंड कैप्सर Q2 चार्ज लेगा, तो टोटल चार्ज Q किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। और ये बात पक्की है कि ये मेटालिक प्लेट है पूरी, ये मेटालिक प्लेट है, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप सेकंड वाले के इक्वल टू 2 के क्रॉस होगा। सर दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो इसकी कैप से अगर मैं C1 मान लूँ और इसकी पोटेंशियल कैप से C2 मान लूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, Q1/C1 इक्वल टू Q2/C2। मैंने भाई वैल्यू रख के देखी, Q1/C1 इक्वल टू Q2/C2 से चलें तो C1 कितना होगा, तो C1 देखिए एप्सिलॉन नॉट, पहली प्लेट के लिए प्लेट एरिया 2a/3, डिस्टेंस दी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरी प्लेट के लिए एप्सिलॉन नॉट a/3, एरिया 1/3 हो गया पर k की वैल्यू 2। तो Q1/C1 इक्वल टू Q2/C2 को आपने ठीक से देखा तो Q1/2 इक्वल टू 3Q2/2 एंड Q1 इक्वल टू 3Q2। तो जो चार्ज आएगा वो डिवाइड हो जाएगा 3:1 के रेशियो में। सर इस पर अगर x होगा तो इस पर आपका 3x होगा, ये ज़्यादा चार्ज लेगा। भाई हो सकता है इसकी बुक ज़्यादा हो, कैपेसिटी ज़्यादा है, पोटेंशियल तो सेम ही था ना। तो एक बात हमारे पास दो इक्वेशन पक्की आ गई यहाँ से, Q1 इक्वल टू 3Q2 और दोनों का सम Q। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड Q1 इक्वल टू 3Q2 को अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे पक्का पता है Q2 की वैल्यू Q/4 और Q1 की वैल्यू 3Q/4 आएगी। इसके हिसाब से अगर पहली सरफेस के लिए देखा जाए तो सिग्मा कितना होगा, तो इसको सिग्मा कितना मिलेगा बच्चे, तो आप बोलोगे इसका सिग्मा होगा Q/4। दूसरी सरफेस का सिग्मा 2 बोलो तो Q/4 डिवाइड बाई a/3। भाई चार्ज कितना मिला, Q/4, और एरिया कितना है, a/3। और इसके लिए चार्ज कितना मिला बच्चे, 3Q/4, और इसका एरिया कितना है, 2a/3। तो दोनों के सिग्मा निकाल सकते हैं ना। तो पहले का सिग्मा 1 क्लियर और दूसरे का सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 की वैल्यू 9Q/8 आ गई और सिग्मा 2 3Q/4 है। अब एक बार सोचो कि अगर मेरे पास इस पर सिग्मा 1 होता, इस पर माइनस सिग्मा 1 होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 एप्सिलॉन नॉट होती, और यहाँ पे कितना है सिग्मा 2 और माइनस सिग्मा 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट है। तो भाई बात तो आ गई ना, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिखते हैं। पर ऐसा नहीं था, सब बीच में डायरेक्ट्रिक था। अगर एयर होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती, डायइलेक्ट्रिक होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स रहती, तो 1/k मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट a2 का 1/3 करोगे, E0 का E0/3 तो 3Q/एप्सिलॉन नॉट आ गई। 3Q/8 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हुई। तो क्या दूसरे डायइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, देखें तो E0 प्राइम थी उसका 1/2 करो तो 3Q/8 एप्सिलॉन नॉट a। तो बाई चांस ये जो दो डायइलेक्ट्रिक हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सेम हुई, तो आप बोलोगे सीधा सा रीज़न है, एक और बिल्कुल देसी तरीका, सब पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, डी सेम है, तो डेल्टा वी बाई डी के हिसाब से दोनों डायइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर? अगर आप यहाँ पे के का भर दोगे और यहाँ पे एयर भी रखोगे तो चार्ज इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे कि यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम हो। क्लियर? तो भाई पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गए। आपको पूछे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, दोनों के अंदर, एक के अंदर E0/3 इंटू डी और दूसरे के अंदर E0'/2 इंटू डी, बात एक ही आएगी। और ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहीं पे लगे हाथ सी भी निकाल दो, तो सी फंडामेंटल से निकाला इस बार, कोई
जुगाड़ नहीं लगाया तो सी की वैल्यू क्यू बाई डेल्टा वी से 8 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई 3d आ गई। क्लियर, ये पॉइंट पक्का। तो दोनों के क्रॉस डेल्टा वी सेम होगा। सिग्मा इंड्यूस पूछा था, सिग्मा इंड्यूस सबको पता, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/k आता है, वो भी आप सॉल्व कर सकते थे। टाइम के लिमिट के चलते मैं उस पॉइंट पे ज़्यादा नहीं जा रहा। पर अब ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन था अब इसमें क्लैरिटी हमारी बढ़ जाती है। ये जो प्लेट होगी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो प्लेट होगी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो इसका और अगर पूछा जाए तो सर सिंपल, जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसमें आप लोगे उतना पोटेंशियल ड्रॉप आपका इसमें आएगा। ओके, तो स्ट्रेट डिस्कशन आता है कि जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई ये हमारे पास जो प्लेट्स आती हैं इनका पोटेंशियल ड्रॉप और इनका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो बात आपकी यहाँ से आ गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखिए बच्चे, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। इस बार हमने क्या किया, डायरेक्ट्रिक और सारे हमने जितने क्वेश्चन के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से लिए। इस बार आपके पास एक शेल था जिसका आर रेडियस का शेल था, मिडिल 2r/3 का और अंदर वाला r/3 का, है ना। एक मान लो 3 मीटर का, दूसरा 2 मीटर का, एक 1 मीटर का। r/3 से 2r/3 के में k = 5 का डायलेक्ट्रिक आपने फिल कर दिया, अंदर वाली प्लेट को प्लस से माइनस से कनेक्ट किया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2 कैप्सर बनेंगे। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर वो 2 कैप्सर का बनेगा। 2 कैप्सर कौन से, अच्छे से देखो। एक सर हमारे पास r/3 और 2r/3 का आया और एक हमारे पास आया 2r/3 और r का। क्लियर, यहाँ पे आपने बीच वाली स्पेस बेटा फिल करी है। अगर याद हो तो कैप्शंस का फॉर्मूला बच्चे मैंने आपको लिखवाया था 4πε0। स्फेरिकल के केस में बोलिए क्या था, ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। चलिए बोलिए 4πε0 ए इंटू बी। ए अंदर वाली रेडियस कितनी की हो गई, r/3 की। बी आउटर रेडियस हुई 2r/3 की। और जब आप 2r/3 माइनस r/3 लिखोगे तो भाई ये आपका आंसर आना चाहिए था। पर आपने ऐसा नहीं कि स्पेस में वैक्यूम रखा है तो यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या सी निकाल सकते थे। तो आपके आंसर बोलो बच्चे, 2r/3 माइनस r/3, r/3 आ गया तो ये r/3 पूरा ही कैंसिल हो गया, है ना। ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। रिलेशन क्या बना आपके पास, 4πε0 इंटू 2r/3 इंटू 5। तो वैल्यू आपके पास सिंपल से कितने आ गए, 4πε0 इंटू 10r/3। क्लियर, ये कैप्शंस आ गया आपका इनर लेयर का। आउटर लेयर का कैप्शंस अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 4πε0 ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। और इस बार आपने वहाँ पे स्पेस खाली रखा था तो 1 आ गया। 4πε0 ए बी, ए अंदर वाली रेडियस 2r/3, आउटर रेडियस r, और दोनों का डिफरेंस r माइनस 2r/3 के हिसाब से आ जाएगा, 1 है यहाँ पर। r माइनस 2r/3 कितना हो गया, r/3। देन आंसर विल बी लाइक 4πε0 2r/3 इंटू r डिवाइड बाय r/3। तो r/3 कैंसिल और आंसर सिंपल सा 8πε0 r। अब ये जो 2 कैप्सर आए मेरे पास, अंदर वाली लेयर का c और बाहर वाली लेयर का c', अगर सेल कनेक्ट करोगे तो कुछ ऐसे आ रहा है कि एक के प्लस से आपने पहले यहाँ पे कनेक्ट किया c, फिर आगे c' आ गया और बाहर निगेटिव से ऐसे कर लिया। तो c और c' किस में हो गए, c और c' सीरीज में हो गए। तो क्या मैं इसका इफेक्टिव कैप्शंस सॉल्व कर सकता हूँ, तो c डिवाइड बाय c प्लस c'। ओके, एक और क्वेश्चन इसलिए कि भाई हमने हर जगह डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा। मैंने लेक्चर्स में जो डायलेक्ट्रिक वाला उसमें टर्म यूज़ किया था डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसका तो आपने एक भी सवाल नहीं कराया। तो भाई ऐसा था, आपके पास एक कैप्सर दिया गया, इट कैन स्टोर 12 माइक्रोकूलम चार्ज व्हेन 1200 वोल्टेज अप्लाइड। अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो इसमें भाई ये बात आ सकती थी, अगर मैं 1200 वोल्ट लगाता हूँ, 1200 वोल्ट लगाने पे ये कितना चार्ज स्टोर करता है ये बताया गया। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली आपको C की वैल्यू बताएगी। C आपका Q/V हुआ, चार्ज कितना लेता है 12 इंटू 10⁻⁻6 और 1200 वोल्ट लिखा तो 12 कैंसिल हो गया, 10⁻⁸ फैराड इसकी कैपेसिटी आ गई, है ना। ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। अब बच्चे एक बात समझो कि अगर मैं इस पे ये जो प्लेट्स हैं अच्छे से समझो, ये जो प्लेट्स तुमने ली, ये प्लेट आपकी पॉजिटिव प्लेट,
ये नेगेटिव प्लेट, मैं इस पे ग्रेजुअली चार्ज बढ़ाता जाऊँ तो क्या आपको लगता है अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली बढ़ती जा रही होगी? जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए के कॉन्सेप्ट से। क्या आपको लगता है बीच में जो एयर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आउटर शेल से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो क्या होगा? तो सबको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो आप दे रहे हो, और एक कहती है एयर कि भाई मेरी एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं सस्टेन कर सकता हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे एयर आयनाइज हो जाएगी। तो सब मैक्सिमम वो कहता है भाई 3 × 10⁻⁶ होगा। तो अब दोनों को कंपेयर करो, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आप चार्ज दे दे के बढ़ाते जा रहे थे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो आपकी एयर कहते हैं मैं इस पर एयर आयनाइज होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, इस पे आपकी एयर क्या होगी सर? डाइलेक्ट्रिक रहेगी ऐसे सिनेरियो में। और अगर गलती से अगर आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइप प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रीफाइंग वोल्टेज को पहुंच जाता है तो सर एयर उस केस में क्या हो जाएगी? आयनाइज हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि हमें कैप्सूल को बचा के रखना है। तो जब देखें क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू 3 × 10⁻⁶ से कम होनी चाहिए। तो Q की वैल्यू बच्चे 3 × 10⁻⁶, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है कितना है, और एरिया बच्चे आपको दिया गया था प्लेट्स का 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा चार्ज ये सिस्टम स्टोर नहीं कर सकता है। तो आपके पास डाटा क्लियर है। 45 × 3 135 और 10⁻⁶ आपके पास आया था बच्चे, ये 10⁻⁻⁴, तो ये 10⁻² आ गया, और एप्सिलॉन नॉट क्लियर है 8.86 × 10⁻⁻12। ये वो चार्ज है। इससे ज़्यादा चार्ज देने पे, तो अगर आप इसका विजुलाइज करोगे, जैसे चार्ज तुम मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो बीच वाली एयर क्या हो जाएगी? आयनाइज हो जाएगी, और सारा चार्ज आपका हाई प्लेट से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चला जाएगा। कैप्सूल डिस्चार्ज हो जाएगा, कैप्सूल लीक कर जाएगा, और फाइनली चार्ज क्या हो जाएगा? 0। एयर क्या हो जाएगी? बीच में आयनाइज होगी। इसका अगर विजुअल देखोगे तो आपको एक स्पार्क दिखेगा एक छोटे से टाइम के लिए, स्पार्क आएगा और चार्ज खत्म। ओके, तो यहाँ बोलते हैं सर कि हर कैप्सूल की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते। नो डाउट उस लिमिट में कैपेसिटेंस का रोल है। यहाँ से हमने लेक्चर शुरू किए थे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुनने में एक जैसे हैं पर अलग अलग है। स्ट्रेंथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे वो आयनाइज हो जाए, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया। बाकी हमने डाइलेक्ट्रिक पे जितना भी लिटरेचर हम क्वेश्चंस का लेके चल सकते थे हमने कवर किया है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है।